नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत रत्न भूपेन हजारिका को उनकी जयंती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया याद। लिखा भावपूर्ण लेख। भूपेन दा के असाधारण योगदान, सामाजिक संदेश, कलात्मक यात्रा को सराहा। देश की सांस्कृतिक धरोहर में उनके अमूल्य योगदान को नमन। संसद कार्यशाला में प्रधानमंत्री की भाजपा सांसदों को सीख। सक्रिय रूप से संसद की चर्चाओं में भाग ले सांसद। कार्यशाला के पहले दिन सर्वसम्मति से जीएसटी सुधारों का समर्थन करने वाला प्रस्ताव पारित। कार्यशाला के दूसरे दिन सहयोगी दलों के सांसद भी होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगी विशेष मंत्रणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को बाढ़ग्रस्त पंजाब और हिमाचल प्रदेश का करेंगे दौरा। मौजूदा स्थिति का लेंगे जायजा। सीमावर्ती राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए जमीनी वास्तविकताओं को समझेंगे प्रधानमंत्री। फिर बढ़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। 3.51 अरब डॉलर बढ़कर 694.20 अरब डॉलर पार। रिजर्व बैंक ने जारी किए आंकड़े। विदेशी मुद्रा आस्तियां बढ़कर 583.937 अरब डॉलर हुई। स्वर्ण भंडार बढ़कर 86.769 अरब डॉलर पहुंचा। और चौथी बार एशिया कप जीता भारत। भारतीय हॉकी टीम का राजगीर में हुए एशिया कप फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से दी मात। विश्व कप 2026 के लिए किया क्वालिफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को दी बधाई। कहा, भारतीय खेलों के लिए ये गौरव का क्षण। भारत का विदेशी विनिमय भंडार 29 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 3.51 अरब डॉलर बढ़कर 694.20 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। वहीं सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 1.766 अरब डॉलर बढ़कर 86.769 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पिछले समीक्षाधीन सप्ताह में कुल भंडार 4.386 अरब डॉलर घटकर 690.72 अरब डॉलर रह गया। रिजर्व बैंक की साप्ताहिक सांख्यिकी विज्ञप्ति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के प्रमुख घटक हैं, जो लगभग 1 अरब 69 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 583 अरब 90 करोड़ डॉलर से अधिक हो गया। स्वर्ण भंडार 1 अरब 76 करोड़ डॉलर से अधिक बढ़कर 86 अरब 76 करोड़ डॉलर हो गया। विशेष आहरण अधिकार 4 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 18 अरब 77 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की आरक्षित स्थिति भी 18 मिलियन डॉलर से बढ़कर 4.749 अरब डॉलर हो गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने भूपेन दा के असाधारण योगदान, सामाजिक संदेश, उनकी कलात्मक यात्रा और भारत की सांस्कृतिक धरोहर में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने भूपेन दा के संदेश को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारतीय संस्कृति और संगीत से लगाव रखने वालों के लिए आज 8 सितंबर का दिन बहुत खास है। विशेषकर इस दिन के साथ असम के मेरे भाइयों और बहनों की भावनाएं जुड़ी हैं। आज भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म जयंती है। वे भारत के सबसे असाधारण और सबसे भावुक आवाज़ों में से एक थे। ये बहुत सुखद है कि इस वर्ष उनके जन्म शताब्दी वर्ष का आरंभ हो रहा है। ये भारतीय कला जगत और जन चेतना की दिशा में उनके महान योगदानों को फिर से याद करने का समय है। भूपेन दा ने हमें संगीत से कहीं अधिक दिया। उनके संगीत में ऐसी भावनाएं थीं जो धुन से भी आगे जाती थीं। वे केवल एक गायक नहीं थे, बल्कि लोगों की धड़कन थे। कई पीढ़ियां उनके गीत सुनती हुई बड़ी हुईं। उनके गीतों में करुणा, सामाजिक न्याय, एकता और गहरी आत्मीयता की गूंज है। भूपेन दा के रूप में असम से
एक ऐसी आवाज निकली जो किसी कालजयी नदी की तरह बहती रही। भूपेन दास सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे बीच है। वो आवाज आज भी सीमाओं और संस्कृतियों से परे है, उसमें मानवता का स्पर्श है। মানুষের জন্যে ও গঙ্গা তুম ও গঙ্গা বহতি হো কিউঁ গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में संसद कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में देश भर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं और सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। कार्यशाला के पहले दिन सर्वसम्मति से जीएसटी सुधारों का समर्थन करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई घंटों तक सांसदों के बीच रहे। इस दौरान एक साधारण पार्टी सदस्य की तरह आखिरी पंक्ति में बैठकर उन्होंने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने सांसदों से सक्रिय रूप से चर्चाओं में हिस्सा लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए एक पोस्ट लिखा। दिल्ली में आयोजित संसद कार्यशाला में भाग लिया। पूरे भारत से आए सांसद सहयोगियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विविध मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। हमारी पार्टी में संसद कार्यशाला जैसे मंच महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से सीखने और इस बात पर विचार विमर्श करने का बेहतरीन मंच है कि हम लोगों की और बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भाजपा के सहयोगी दलों के सांसद भी सोमवार को बैठक में शामिल होंगे और पीएम मोदी सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों को संबोधित करेंगे। To the situation, so all the dinner parties we had planned. Honorable Prime Minister was planning to host dinner for the NDA MPs, and Naddaji was to host dinner for the BJP MPs. All have been called off due to extreme flood situation and the sufferings of the people in Punjab and the surrounding areas. In such a sensitive and such a difficult moment, we can't be having dinner party for election purpose. So all have been called off. No, we have our Karyashala, BJP MP's training program going on. It's a very systematic, and as always, BJP's culture is extremely professional. Our MPs have whole day from this morning 8 o'clock attended the training session, and we are always like that. And Honorable Prime Minister was throughout, from the morning till night, Honorable Prime Minister was attending all the training sessions. Tomorrow, our colleagues, the MPs from other NDA parties, will also join us. And Honorable Prime Minister will also make concluding remarks in the valedictory event for the Karyashala. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 9 सितंबर को बाढ़ग्रस्त राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। वे वहां की मौजूदा स्थिति का व्यक्तिगत तौर पर जायजा लेंगे और सीमावर्ती राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए जमीनी वास्तविकताओं को समझेंगे।
पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस यात्रा की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री स्थानीय हालात का व्यक्तिगत तौर पर जायजा लेकर प्रभावित लोगों के लिए अधिकतम मदद सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस संकट को लेकर बेहद चिंतित हैं और घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि भारत सरकार पंजाब के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण, बरसात के कारण जो क्षति हुई है जान माल की, उसका जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। उस बैठक में हम भी भाग लेने के लिए धर्मशाला जा रहे हैं, वहाँ जहाँ वो बैठक करेंगे। तो वहाँ पर भी अपने क्षेत्र की और पूरे हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति, जहाँ जहाँ भी हम गए हैं इस बारिश के मौसम में, जहाँ नुकसान का जायजा लिया है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे। लेकिन सभी साथियों से मैंने यहाँ पर इसी बात के लिए निवेदन किया है कि बरसात के मौसम में एहतियात के साथ, सावधानी के साथ रहें, आप सुरक्षित रहें, ये प्राथमिकता हमारी है। अगर घर ऐसी स्थिति में है कि जहाँ खतरा बना है उस घर में ना रहें, दूसरी जगह जहाँ सुरक्षित जगह है, चाहे 1 महीना कठिनाई में भी गुजारना पड़े गुजारिए, लेकिन जिंदगी को बचाना इस वक्त बहुत जरूरी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गुडुर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भारी मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। ये मुठभेड़ गुडुर के जंगल वाले इलाके में चल रहे एक एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया। मारे गए आतंकी की पहचान आमिर डार के रूप में हुई है। सोपिया जिले का रहने वाला डार लश्कर ए तैयबा से जुड़ा बताया जा रहा है। ये एक साझा ऑपरेशन था जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकियों के ठिकाने के पास पहुंचे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और ये ऑपरेशन एक मुठभेड़ में बदल गया। इस मुठभेड़ में सेना के एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर घायल हो गए। उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कर श्रीनगर के आर्मी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनाव में मिली हार के बाद कार्यालय में 1 वर्ष से भी कम समय में इस्तीफा दे दिया। इस चुनावी हार में उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ने संसद में अपना बहुमत खो दिया। टेलीविजन में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इशिबा ने कहा कि उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जुलाई में हुए संसदीय चुनाव में भारी हार की जिम्मेदारी लेने के लिए अपनी पार्टी की ओर से बढ़ती मांग के बाद पद छोड़ने की मंशा जाहिर की। इशिबा के नेतृत्व में एलडीपी ने 15 वर्षों में पहली बार निचले सदन में और इस वर्ष जुलाई महीने में ऊपरी सदन में अपना बहुमत खो दिया। जुलाई में इशिबा के सत्तारूढ़ गठबंधन को 248 सदस्यीय उच्च सदन में संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल नहीं हो सका, जिससे उनकी सरकार की स्थिरता और अधिक कमजोर हो गई। वे अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इशिबा के कार्यकाल को बढ़ती मुद्रास्फीति, जीवन व्यापन के लिए खर्च का संकट, तनावपूर्ण अमेरिकी संबंध और मंत्रिमंडल की नियुक्तियों और पार्टी उपहारों पर आलोचना के लिए जाना जाता है। और चंद्रग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है और पूरा देश इसका गवाह बना। रात करीब 9:58 पर चंद्रग्रहण शुरू हुआ और 8 सितंबर की देर रात 1:26 पर समाप्त हो गया। साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण 3 घंटे 28 मिनट के बाद खत्म हुआ। ग्रहण रविवार रात 9:56 पे शुरू हुआ, जो कि देर रात 1:28 तक रहा। भारत में तमिलनाडु से चंद्रग्रहण के शुरू हुआ। इसे पूरे देश भर में देखा गया। रात 11 बजे से 12:30 तक, यानी कि 82 मिनट पूर्ण चंद्रग्रहण रहा। इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच आई, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ी और चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई दिया। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला ये सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण है। ये चंद्रग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई दिया और इसलिए इसके प्रति लोगों का उत्साह भी बरकरार रहा। 27 जुलाई 2018 के बाद ये पहली बार था जब ग्रहण को देश के सभी हिस्सों में देखा गया। इसे सीधे आंखों से देखा जा सका। इसके लिए किसी चश्मे या फिल्टर की जरूरत नहीं थी। कई लोगों ने दूरबीन या टेलीस्कोप से इसे साफ देखा।
और भारतीय हॉकी टीम ने रविवार को राजगीर में हुए एशिया कप फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार एशिया कप जीता और विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए हॉकी एशिया कप के मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 के अंतर से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। ये चौथी बार है जब भारत ने एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने अब साल 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों को 3-3 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। और इसी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप फाइनल में मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करके कहा कि बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। ये जीत इसलिए और भी खास है क्योंकि उन्होंने गत विजेता दक्षिण कोरिया को हराया है। ये भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है। हमारे खिलाड़ी और भी ऊंचाइयों को छूते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार और बिहार के लोगों को भी इसकी सराहना की और कहा कि मैं बिहार सरकार और जनता की भी सराहना करना चाहूंगा, जिनके प्रयासों से राजगीर ने एक शानदार टूर्नामेंट की मेजबानी की और ये एक जीवंत खेल केंद्र बन गया। With the Hero Asia Cup and a spot in the World Cup on the line, India turned up and upped the ante immediately. Sukhjeet within the first minute with that thunderous backhand to get India going. It was a statement of intent, an intent that signified that we are here to dominate. Later, they were also awarded this penalty stroke, but Jehan Kim did very well to deny Jugraj Singh. The Indian aggression was on show. It was a great performance. Sanjay collected that, passed it across, and Dilpreet, cool as a cucumber, putting it past the goalkeeper. Overall, India's passing was on point. It was efficient, and that efficiency can be seen right here. Dilpreet was very good, deservedly the player of the match. And this was another finish by Dilpreet. Got the final touch in between the legs of the goalkeeper. Look at that. With that 3-goal cushion, India had taken firm control of this match. But it got better. Dilpreet in the act again, winning that penalty corner. A variation for India, and Amit Rohidas powering it into the goal, and India took a 4-0 lead. The flight tickets to Belgium and Netherlands were already booked here. Korea fought though. It's a team that you can never write off, and they converted this penalty corner into a goal, courtesy some great teamwork. It was Son Daen who got the final touch in, but that was the only goal that Korea managed on the big day. They kept trying though. Jung Jun, one of their important players and their captain, trying to do his best, but the Indian defense was alert. And that was the moment the Hero Asia Cup came back to India. It's the 4th time that they have won this tournament. This is a victory at the Hero Asia Cup after 8. Followed by this big trophy. The stage was all set. An Indian team delivered in the heart of the country, Bihar. Ladies and gentlemen, what an amazing tournament it has been for the fans and for the teams. On behalf of the government of Bihar, Hockey India and the Asian Hockey Federation, we thank you all for your support and have a safe journey back home. Thank you all. Congratulations, Team India. What a night it has been. What a tournament it has been. Well, the fireworks have started. The celebrations have begun for Harmanpreet Singh, Craig Fulton, and that wonderful group of men. They're carrying the hopes of a country, a billion-strong people eyeing
higher honors in the world of hockey. They have now secured their passage through to the World Cup. Manpreet Singh holding the trophy. Harmanpreet Singh alongside Shri Bholanath of Hockey India. It's been a real team effort by India. Really is. Everyone contributing. An effort to be proud of. Take a snapshot. Keep this picture. Savor it. India have won the Asia Cup, the Hero Asia Cup, after 8 long years. It's for the 4th time in their history that they won this tournament. I can tell you that it's really loud here as the fireworks are going on. We saw the fireworks on the field as well. Now Harmanpreet Singh and his men will go and pose for another picture in front of the champions. IASV त्रिवेणी भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 10 महिला अधिकारियों का एक ऐतिहासिक नौकायान अभियान। एक ऐतिहासिक पहल के तहत महिला अधिकारी भारतीय सेना के नौकायन पोत पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगी। ये पहली बार है जब भारतीय सेना की महिलाएं ऐसा कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय प्रगति का एक प्रमुख प्रेरक है और आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवर्तनकारी बदलाव का साक्षी बन रहा है। कार्यबल की भागीदारी को दोगुना करने से लेकर MSME का नेतृत्व करने तक नारी शक्ति राष्ट्र को विकसित भारत की ओर अग्रसर कर रही है। India's economic growth is being strengthened by women's contribution. Nari Shakti is no longer just participating. It is leading the march to a Viksit Bharat. In just 6 years, women's employment rate has nearly doubled from 22% in 2017-18 to 40.3% in 2023-24. Additionally, the employment rate among women with postgraduate education and above has risen from 34.5% in 2017-18 to 40% in 2023-24. Women are entering the formal workforce like never before. In the last 7 years, 1.56 crore women have joined the formal economy, turning skills into secure livelihoods. The female self-employment also has surged, growing by 30%, making women truly Atmanirbhar. The Government of India is fueling this momentum with 70 central schemes, over 400 state-level initiatives, and a 429% increase in gender budgets over the last decade. Today, nearly 50% of DPIIT registered startups have at least one woman director, and the number of women-led MSMEs have nearly doubled, growing to 1.92 crores in just over a decade. This is more than numbers. It is a quiet revolution where every woman stepping into the workforce is shaping India's economic journey. मेलोडी क्वीन के नाम से मशहूर गायिका आशा भोसले का जन्म दिवस है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उनके कुछ बेहतरीन नगमों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले